Hello guys, welcome back to my channel Himachali Wisdom. In the last lecture we discussed about the introduction of the geographical lectures and we have started the topic that is the galaxy. We have discussed about our Milky Way galaxy and its neighboring galaxy Andromeda and how is the structure of the universe. So in the today's lecture we will discuss about our solar system in which we are living right now. So in our solar system we have 8 planets as you all know. So in the today's lecture we will discuss about the compositions and the structures of the different 8 planets of the solar system. So without any delay let's start the video. तो आज हम जो हमारे सोलर सिस्टम्स में डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी इन द सोलर सिस्टम वी हैव 8 प्लैनेट्स। जो प्लूटो है वो भी एक प्लैनेट नहीं है, उसको एक स्टार घोषित कर दिया गया है बिकॉज ये बहुत ही छोटा प्लैनेट होने के कारण ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव हमको 80 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. So these are the 8 planets in our solar systems, so which are very important from the exam perspective. So let's discuss about these planets in details. First of all, planets को डिस्कस करने से पहले हम सोलर सिस्टम का जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो सोलर सिस्टम का बिगेस्ट पार्ट है, दैट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन. तो जो सूरज है जो 99% हमारे सोलर सिस्टम के मास को कंडक्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स पे रहता है. तो सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स के सेंटर में जो है वो सन रहता है और सन जो है वो हमारी पृथ्वी से जो है वो 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है. एज यू कैन सी दैट अगर ये पृथ्वी है तो उससे 13 लाख गुना, दैट इज 13 टाइम्स 6 लाख गुना जो है ज़्यादा है सूरज. एंड जो उसका सरफेस टेम्परेचर है, दैट इज सरफेस है सॉरी सन का, वो 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. दैट इज जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है और जो इसका एरिया है सन का वो 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 14 लाख वर्ग किलोमीटर. अब इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं. तो सन जो है वो 76% हाइड्रोजन का बना हुआ है, 26.5% हीलियम का बना है और इसमें 2.5% अदर गैसेस है. तो सन में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन हमेशा वर्क करता रहता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती रहती है. एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर का काम करता है सन, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा कन्वर्ट होती रहती है हीलियम्स में. तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो है सन में एनर्जी का उत्पादन होता रहता है जिसकी वजह से जो है सन जो है हीट प्रोड्यूस करता है और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो है 5778 केल्विन और जो सन है इसका जो इनर टेम्परेचर है, जो अंदरूनी तापमान है सन का, वो है इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो है 5778 और इसका जो कोर का टेम्परेचर है सूरज का वो है 1.5 into 10 raised to the power 7 Kelvin. That you can imagine that how warm is the inner surface of the sun is. Now let's discuss about the next point. जो सन है, फॉर एग्जांपल सपोज ये सन है, तो सन का जो आउटर सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, तो इसको बोलेंगे कोरोना, इसको बोलते हैं कोरोना.
एंड तो उसका शाइनिंग सरफेस होता है जो चमकता रहता है, सूरज का शाइनिंग सरफेस जस्ट लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो जो अंदर वाला सरफेस होता है सूरज का उसको हम कोरोना बोलते हैं, और जो बाहर वाला जो कि चमकता रहता है सूरज का सरफेस जो है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। और सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8.5 मिनट्स लगते हैं। यानी कि 8 मिनट और 5 सेकेंड में जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। और जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज हमारी पृथ्वी से। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है सन जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 99% जो है पाथ जो है वो वेट जो है वो कंडक्ट करता है। और इसके बाद जो है जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक भट्टी की तरह जो है वो सूरज दिखता है, एक आग की तरह सूरज काम करता है। और ये उसका शाइनिंग सरफेस देख रहे हो आप, ये इसे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। और ये जो अंदर वाला सरफेस है बाहर का जो बिल्कुल आग की तरह दिख रहा है ये है कोरोना, और ये वाला सरफेस जो चमक रहा है ये है फोटोस्फीयर। अब हम यूनिवर्स के प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जो अदर मेंबर्स है सोलर सिस्टम के, सन के अलावा। तो हम 8 प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, वो सन के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। एक तरह से वो सन की सैटेलाइट्स होती हैं। तो ये सन से छोटे होते हैं और सन के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे लेकिन किसी वजह से जो है वो प्लूटो को जो है हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं हम। तो इन 8 प्लैनेट्स को जो है हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दैट इज जो 4 लेफ्ट साइड के प्लैनेट हैं उसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और जो 4 राइट साइड के प्लैनेट्स होंगे हम उसको हम बोलेंगे गैसेस प्लैनेट। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और जो गैसेस प्लैनेट हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जो कि गैसेस के बने हैं, वो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हम एक एक करके जो है इन सभी प्लैनेट्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अवर सोलर सिस्टम। ये हमारा सन है। सन के बाद मरकरी आता है जो कि सन के सबसे नज़दीक है। उसके बाद विनस है, देन अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉयड से कुछ नहीं होते हैं, ये किसी ज़माने के प्लैनेट से जो कि जुड़ के वापस प्लैनेट ना बन के उनके जो छोटे मोटे अवशेष बचे हुए हैं इनसे एस्ट्रॉयड बेल्ट बनती है। क्योंकि जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण जो है इसी इसी सर्कल के बीच में रहती है। देन हमारे पास सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, देन नेपच्यून है। इसके अलावा हमारी सोलर सिस्टम में कुछ कॉमेट्स भी होते हैं। कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है मरकरी है, तो हम मरकरी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है मरकरी। तो मरकरी जो है हम ऑर्डर में ही सभी को पढ़ेंगे सन के पास जो भी प्लैनेट है। तो सबसे पहले आता है मरकरी। तो जो मरकरी है, मरकरी जो है सन का सबसे क्लोजेस्ट है। तो सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। एंड मरकरी जो है बहुत हॉट प्लैनेट है। ऑब्वियसली ये सन के नज़दीक है तो हॉट तो होगा ही, लेकिन जो मरकरी है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। सन के बहुत नज़दीक होने के कारण भी ऐसा इसलिए क्योंकि जो मरकरी का साइज़ है सबसे छोटा है। तो सन के बड़े साइज़ होने के कारण जो है जो उसकी हीट को जो है वो पूरी तरह से मरकरी जो है अपने ऊपर नहीं लेता है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। लेकिन
फिर भी मरकरी जो है बहुत हॉट प्लैनेट है। लेकिन याद रखने वाली पॉइंट ये है कि मरकरी जो है सबसे हॉट प्लैनेट नहीं है। इसके बाद जो मरकरी है, मरकरी में अर्थ की तरह जो है वो वाटर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। और मरकरी में जो है किसी भी तरह की गैसेस भी नहीं है। जस्ट लाइक अर्थ वी हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस दैट आर वेरी नीडफुल फॉर द बायोडाइवर्सिटी लाइक अर्थ, वैसा जो है एटमॉस्फेयर मरकरी पे नहीं है। सिमिलरली जो मरकरी है, इसके पास जो है कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। जस्ट लाइक वी हैव ओजोन लेयर इन द सरफेस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, तो मरकरी पे जो है ऐसी कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है सन की तरह। तो आप देख सकते हो ये पिक्चर में कि ये मरकरी है और ये सन है, और सन के बिल्कुल राइट साइड में थोड़ा सा टिल्ट रह के जो है मरकरी है। तो सन और मरकरी के बीच के एंगल जो है वो 28 डिग्री के एंगल पे जो है वो मरकरी एग्जिस्ट करता है। तो here is the picture of the Mercury. As you can see that this planet is very hot in this picture also. अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे प्लेनेट के बारे में जो है वीनस। तो सन से दूसरे नंबर पे आता है वीनस। तो जो वीनस है वो सेकंड प्लेनेट है सन का, सन के बाद, मरकरी के बाद यानी कि। और वीनस जो है ब्राइटेस्ट प्लेनेट है और ये सबसे हॉट प्लेनेट भी है। तो सबसे हॉट प्लेनेट जो है वो वीनस है, ना कि मरकरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वीनस का सरफेस है वो विलेट सरफेस होता है। विलेट सरफेस होता है कि धुंधला। यहाँ पे कुछ गैसेस होने के कारण, किसी गैसेस होने की एग्जिस्टेंस होने की वजह से जो है ये सन की रोशनी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है और चमकता है। तो इसी के कारण इस वीनस प्लैनेट को जो है इवनिंग और मॉर्निंग स्टार का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बहुत चमकदार प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और ये मरकरी से भी ज़्यादा हॉट प्लैनेट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे हमारा जो सोलर सिस्टम में गर्म प्लैनेट है वो है वीनस। और वीनस जो है इसकी जो घूमने की जो ये रोटेशन करता है अपने एक्सिस पे, तो ये जो है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, दैट इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। दिस इज लाइक क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इस तरह से ये रोटेट करता है, इस डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है। नोट करने वाली बात ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वीनस और यूरेनस को छोड़ के वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन वीनस और यूरेनस जो इकलौते दो प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। इसको याद रखने का सबसे सही तरीका है कि जिस प्लैनेट के अंत में जो नस नस लगा होता है वो सारे प्लैनेट्स जो हैं क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यूरेनस एंड वीनस, ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। और एक आखिरी नेक्स्ट पॉइंट है कि वीनस जो है अर्थ का एक ट्विन प्लैनेट बोला जाता है। तो पृथ्वी की तरह ही वीनस देखने में लगता है, और वीनस का जो अर्थ है, जो इसका शेप है और जो इसकी मास है और इसका जो वेट है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह उसका कॉपी है। तो वीनस जो है अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी वीनस को बोला जाता है। बट वीनस के पास जो है अर्थ की तरह वाटर नहीं है, तो यहाँ पे भी जो है कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो here you can see the picture of the Venus। तो इसका जो सरफेस है आप देख सकते हो कि विलेट सरफेस है, धुंधला सा सरफेस है। धुंधला सा सरफेस होने के कारण जो है
स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते जो है ये सन की रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेता है और इसी तरह से अब्जॉर्ब करने के कारण ये बहुत चमकता है और साथ ही सबसे गर्म प्लैनेट भी है। तो इसका सरफेस जो है एक विलेट सरफेस है, दैट इज दिस इज द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट इज it's very foggy, you can say. अब हम देखते हैं अवर प्लैनेट दैट इज अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जो हमारा इकलौता ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 76% ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ द वाटर। बाकी सारा लैंड एरिया है लेकिन 76% एरिया जो है वो अर्थ का जो है वो पानी है। तो सोलर सिस्टम का जो है वो इनर प्लैनेट, जो हमने इनर प्लैनेट बोले थे, प्लैनेट्स को बांटा था, तो इनर प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो अर्थ है, इनर प्लैनेट्स का। और अर्थ जो है एक ऐसा लौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, एज यू कैन सी। और अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करने का ये रीज़न है कि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत लाइफ को होने के लिए जो एसेंशियल आइटम्स चाहिए होती हैं, वाटर हैं, गैसेस, एसेंशियल गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेस और एटमॉस्फेयर जो है जो वो पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हम जो है पृथ्वी पर एग्जिस्ट, जो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर पाती है। और अर्थ के बारे में इम्पोर्टेंट खास बात ये है कि जो अर्थ है ये पूरी तरह से एक डायरेक्शन सेंटर में इसका एक्सिस ना होके, इसका एक्सिस जो है वो बिल्कुल टिल्टेड सा है। तो इसको एक्सिस इस तरह से है, तो अर्थ जो है टिल्टेड एक्सिस पे, तो 23.5 डिग्री एक्सिस पे अर्थ जो है टिल्टेड है, तो इसीलिए ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। और अर्थ जो है, क्योंकि ये सैटेलाइट है सन का, तो अर्थ जो है वो 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड लगाती है अपने स्थान पर रोटेशन करने के लिए, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, दैट इज इस एक्सिस पे भी घूमती है इस तरह से। और अर्थ के अराउंड भी, सॉरी, सन के अराउंड भी अर्थ जो है चक्कर लगाती है, दैट इज। तो अपने एक्सिस पे घूमने के लिए अर्थ जो है 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है। और इसी तरह अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो है 365 दिन और 5 आवर और 48 मिनट लेती है। तो 23 घंटे और 56 मिनट बना के दिन रात बनाते हैं और 365 दिन 5 आवर बना के एक साल, मतलब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमने के लिए एक दिन का समय लेती है और एक साल का समय लेती है अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमने के लिए। इसी की वजह से दिन रात और जो हमारे सीजन्स होते हैं वो होते हैं, तो उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये है अर्थ की पिक्चर, आप देख सकते हो कि अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सारा पानी से घिरा हुआ है। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये पूरे के पूरे 7 महाद्वीप हैं। तो अर्थ पे पानी और की मात्रा ज़्यादा होने से अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस है। और आप देख सकते हो कि इस तरह से अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, दैट इज ये टिल्टेड एक्सिस है अर्थ का, ये टिल्टेड एक्सिस है। और यहाँ से 66.5 डिग्री का एंगल जो है वो अर्थ बनाती है, इस तरह से रोटेट ना करके जो है इस तरह से रोटेट करती है। आप देख सकते हो इस मूवमेंट को। और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट, तो यहाँ देखो आप देख सकते हो, आप ये करती ही है साथ साथ में सन, फॉर ये सन है तो सन के इर्द गिर्द भी अर्थ ऐसे इस तरह से घूमती है। तो जब सन के अराउंड घूमती है तो 365 दिन का समय लेती है, और जब अपने
एक्सिस पे इस तरह से घूमती है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है। तो आप देख सकते हो कि अर्थ की ये मूवमेंट है सन के अराउंड भी और अपने एक्सिस पे भी। सो दिस इज द original movement of the earth around its own axis and how earth is revolving around the sun, you can see in this animation. सो आई होप आपको अर्थ का जो है वो रेवोल्यूशन और रोटेशन का जो इंट्रोडक्शन थी वो पता लगी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आगे प्लैनेट से बढ़ने से पहले हम अर्थ का जो सैटेलाइट है, दैट इज अर्थ का सैटेलाइट, यानी कि अर्थ सैटेलाइट मीन जो कि अर्थ के अराउंड घूमता है। तो अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है और जो चंद्रमा है, मून जो है अर्थ का, वो जिसे कि हम फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं, वो अर्थ के अराउंड घूमता है। तो मून के बारे में जान लेते हैं। तो मून जो है वो अर्थ का एक लौता सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, तो जो कि अर्थ के चारों ओर घूमता है। अर्थ का, मून का जो डायमीटर है वो है 3475 किलोमीटर और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 10,864 किलोमीटर। और मून का जो एपोजी डिस्टेंस है अर्थ से वो है 4,06,000। एपोजी मीन्स जब मून जो है अर्थ के, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, जब मून जो है अर्थ के अराउंड इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो जब मून यहाँ पे रहता है तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम पेरेजी, मतलब कि अर्थ से मून का मिनिमम डिस्टेंस। और जब मून जो है इस पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करता है मून, तो अर्थ से मून का ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा ये एपोजी डिस्टेंस रहेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ of the moon from the earth is apogee and the minimum distance of the moon from the earth is perigee। तो apogee का डिस्टेंस जो है अर्थ का मून से वो है 4,06,000 किलोमीटर और इसका जो पेरिजी का डिस्टेंस है वो है 3,64,000 किलोमीटर। और जब हम पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो उसका सिर्फ हमें 59% पार्ट ही विजिबल होता है, बिकॉज ऑफ द इतने ही लाइट को जो है मून जो है वो कंजम्पशन करता है सन की। और मून से अर्थ पर लाइट पहुंचने के लिए 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है, जैसा कि हमने देखा था कि अर्थ तक सन की लाइट को पहुंचने के लिए 8.5 मिनट्स लगते हैं और जो है वो मून से जो है अर्थ पर उसकी लाइट पहुंचने के लिए 1.3 सेकेंड लगते हैं। अब हम देखते हैं कि मून जो है, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, तो जब मून भी अपने एक्सिस पे एक तरह से रोटेशन करता है तब उसे एक रोटेशन को पूरा करने के लिए 27.5 दिन लगते हैं और इस मोमेंट को हम सिड्रल मंथ बोलते हैं। और इतना ही समय जो है अर्थ जो है, सॉरी मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने का टाइम लगाता है। एंड सिमिलरली जो मून है वो अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व करता ही है, साथ साथ में मून जो है सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। और जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो 29.5 दिन का समय लेता है। तो इस समय को बोलते हैं सिनोडोनिक मंथ। तो जब अपनी रोटेशन एक्सिस पे मूव करेगा तो उसे बोलेंगे सिड्रल मंथ, और जब वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं सिनोडिकल मंथ। So these 2 points are very important from the exam perspective। एंड जो मून है वो हमारी अर्थ का 1/4 हिस्सा है, यानी कि मून का जो सरफेस एरिया है वो अर्थ के सरफेस एरिया के 1/4 के बराबर है। और जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 ऑफ अर्थ है। इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका अर्थ पे वेट 60 kg है तो मून पे जाके आपका वेट जो है उसका 1/6 हो जाएगा, दैट इज आपका वेट टोटल जो है लॉस करके वो 10 kg ही रह जाएगा। इसे बोलते हैं अर्थ का, मून का ग्रेविटेशनल पुल इन कंपैरिजन टू अर्थ।
इसी तरह जो मून की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ द मून जो होती है, इस जो स्टडी होती है मून की, इसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ द मून इज नोन एज द सेलेनोलॉजी। और जो मून का टेम्परेचर है वो बहुत ही अनकंडीशनल की तरह रहता है। तो मून का जो सरफेस टेम्परेचर है दिन में वो 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और रात में एकदम से ड्रॉप हो जाता है -180 डिग्री तक इन नाइट। तो यू कैन सी दैट वेरी अनकंडीशनल टेम्परेचर है डियरिंग मून सरफेस। और जब हमें 59% पार्ट दिखता है मून का अर्थ से, तो उसमें जो ब्राइटेस्ट पार्ट हम देखते हैं वो मून के जो होते हैं पहाड़ होते हैं, उसके माउंटेन्स होते हैं। और जो हम डार्क पैचेस देखते हैं मून पे जो अर्थ से, वो गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं और वहाँ पे उत्पन्न हुए गड्ढे होते हैं। तो ये था मून के बारे में। अब हम देखते हैं मून की रोटेशन और रेवोल्यूशन को। तो हियर इज द पिक्चर ऑफ द मून। तो ये जो आप छोटे छोटे पैचेस डार्क देख रहे हो, ये लो लाइंग प्लेन्स हैं, यानी कि गड्ढे हैं। और ये जितने भी आप ब्राइटेस्ट साइड देख रहे हो मून की, ये वाली, तो ये जो है माउंटेन्स हैं मून के। और ये आप देख सकते हो जो अर्थ, जो यहाँ ये मून है, ये रहा मून, दैट इज ये मून है, और ये सन है और ये अर्थ है। तो जो मून है, यू कैन सी दैट मून जो है वो अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से जो है सन, अर्थ और मून जो है आपस में किस तरह से रोटेशन और रेवोल्यूशन करते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Just take a look for a moment to this picture. आप देख सकते हो कि यहाँ पे अर्थ रोटेशन भी कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, और जो मून है वो यहाँ पे रोटेशन भी कर रहा है, अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है और अपनी रोटेशन, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। So this is the how day and night happens at the earth. अब हम देखते हैं मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। दैट इज अर्थ के बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है इनर प्लेनेट्स में, लास्ट प्लेनेट जो है इनर प्लेनेट्स का, वो आता है मार्स। और मार्स को हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। रेड प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि तो ये देखने में लाल लगता है। किस लिए लाल है? क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है बहुत मात्रा में, रेड सॉइल है। इसी तरह फॉस्फोरस के चलते ये रेड प्लेनेट है मार्स। और इसके 2 सैटेलाइट हैं, जस्ट लाइक वी हैव 1 सैटेलाइट ऑफ अर्थ दैट इज मून। जो मार्स है उसके 2 चंद्रमा हैं जो कि हैं फोबोस और डीमोस। तो ये है फोबोस एंड डीमोस। तो ये आप देख सकते हो, ये यूनिवर्स से ली गई पिक्चर है नासा के अकॉर्डिंग। तो ये फोबोस और डीमोस हैं और ये सोलर पिक्चर में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे फोबोस और डीमोस हैं जो कि मार्स के चक्कर लगाते हैं। तो ये जो है वो मार्स के सैटेलाइट हैं। Now let's discuss about the next planet and the first planet of the outer planet, that is Jupiter. तो here is the picture of the Jupiter. तो जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। दैट इज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में सोलर से, तो जो जुपिटर का साइज है वो सबसे बड़ा है। और जुपिटर को हम विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड रहता है। दैट इज -148 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉपेज आ जाती है इसमें। और जो जुपिटर्स हैं इसके 4 जो हैं सैटेलाइट हैं। इनमें से जो गैनीमेडा मून है जुपिटर का जो सैटेलाइट है
वो जो है वो सबसे बड़ा है। यू कैन सी यहाँ पे पिक्चर है गैनीमेडा की। दूसरा सबसे बड़ा इसका मून है कैलिस्टो, इसके बाद है आईओ और उसके बाद है यूरोपा। तो दीज आर द 4 जो है पिक्चर्स ऑफ दिस जुपिटर। और जो जुपिटर का जो गैनीमेडा सैटेलाइट है ये हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट से सबसे बड़ा सैटेलाइट है। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो कौन सा है, वो है गैनीमेडा सैटेलाइट ऑफ, वो जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा जो सैटेलाइट है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं कि किस प्लेनेट का जो सैटेलाइट है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो दिस इज ऑल अबाउट द जुपिटर। अब हम देखते हैं सैटर्न के बारे में, दैट इज शनि ग्रह के बारे में। तो सैटर्न जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर के बाद जो है। और सैटर्न की खास बात है कि इसमें आपको रिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो। और ये रिंग्स किसके कारण बनते हैं कि क्यों, एक तो गैसेस से बनते हैं ये रिंग्स, और दूसरा ये रिंग्स जो हैं क्योंकि सैटर्न भी एक कोल्ड प्लेनेट है तो इसमें आइस मिक्स हो जाती है डस्ट पार्टिकल्स से। तो डस्ट पार्टिकल्स और आइस मिलकर ये मिक्स होके ये रिंग्स बनाते हैं और शनि के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे हमें ये दूर से रिंग्स की तरह दिखते हैं ये रिंग्स शनि ग्रह के चारों ओर। और जो जैसे जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेडा है, वैसे ही सैटर्न का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है टाइटन। तो टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। अब हम देखते हैं यूरेनस के बारे में। नेक्स्ट प्लेनेट है यूरेनस। जो यूरेनस है ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर, सैटर्न और सैटर्न के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो यूरेनस है। तो यूरेनस जो है हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, एक तो नंबर 1 पॉइंट। और जो यूरेनस है ये बहुत कोल्ड प्लेनेट है, एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी ये जुपिटर और सैटर्न से भी ज़्यादा कोल्ड है। क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है 13 रिंग्स हैं, 13 आइस और डस्ट पार्टिकल्स के रिंग हैं। ये आप देख सकते हो 13 इस तरह की रिंग्स हैं। 13 रिंग्स होने के, आइस के रिंग, क्रिस्टल्स के रिंग होने के कारण ये प्लैनेट जो है बहुत कोल्ड है। और यूरेनस को हम एक साइड झुका हुआ प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ से भी ज़्यादा टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। मतलब ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ प्लैनेट है, इंक्लाइंड प्लैनेट है। तो इसीलिए प्लैनेट इसको, जिसका दूसरा नाम है प्लैनेट्स ऑन इट्स साइड। और इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो मीथेन गैस की एग्जिस्टेंस के कारण जो है यूरेनस को जो है ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये सन से, जो यूरेनस है ये सन से जो है वो 7th नंबर सोलर सिस्टम में सन से 7th नंबर की दूरी पे आता है जब हम इसको सोलर सिस्टम में देखते हैं तो। और जस्ट लाइक द वीनस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट जो नस वाले प्लैनेट रहेंगे वो सारे के सारे जो हैं ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करता है यूरेनस। तो these are some facts about the Uranus. Now the last planet of the solar system is Neptune. तो Neptune is the last planet of the solar system. तो Neptune जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे ठंडा प्लैनेट है, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूरी पे एग्जिस्ट करता है। और नेपच्यून का साइज भी यूरेनस की तरह ही है। तो यूरेनस और नेपच्यून को आप एक दूसरे का ट्विन बोल सकते हो। और इसके इर्द गिर्द भी रिंग्स हैं यूरेनस की तरह, और इन रिंग्स के चलते ये भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इतना कोल्ड है कि सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है,
सबसे गर्म प्लेनेट है वीनस और सबसे ठंडा प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का है नेपच्यून। एंड नेपच्यून इज कंसिडर्ड एट द ट्विन प्लेनेट ऑफ द यूरेनस। So these are some of the facts regarding our solar system। आज हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, उनके प्लैनेट्स को एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। एंड इसके बाद हम जो हमारी यूनिवर्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे जो मीटियोर्स होते हैं, मीटोराइट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड सम अदर टॉपिक्स। और इसके बाद तीसरे लेक्चर में हम जो है यूनिवर्स को ख़त्म कर देंगे। और if you would like to watch my history lectures or anthropology lectures, and I will give you link on the I button। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे सारी के सारी वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय चैनल, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग माय वीडियोस, कीप learning, keep watching, stay safe, stay at your home। Thank you for watching my channel। Jai Hind।